हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है। अब जो है हम चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म या हम कहें फेडरल गवर्नमेंट। कहने का क्या मीनिंग है? फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट कहने का क्या मीनिंग है? जब जो गवर्नमेंट है 2 लेवल्स या मोर देन 2 लेवल्स की गवर्नमेंट हो, उसे फेडरलिज्म या उस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 3 में हमने देखा था कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो एक फेडरल डिवीजन का एग्जाम्पल था, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है, जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के अमंग शेयर की जाती है। तो यहाँ पर भी कम से कम कितने लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए? 2 लेवल्स, सेंट्रल और स्टेट, या मोर देन 2 3rd लेवल की गवर्नमेंट भी हो जाए, लोकल गवर्नमेंट जो है। तो इंडिया में कितने टाइप की गवर्नमेंट है? 3 टाइप की, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो हो गया मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया किसका एग्जांपल है? एक फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री का एग्जांपल है इंडिया। यूएसए में सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वहां कोई 3rd लेवल की गवर्नमेंट नहीं है। ब्रिटेन 2 लेवल की ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट। तो वो भी एक फेडरल कंट्री है, वो भी एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि कम से कम कितने लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए? 2 लेवल की। 2 से ज्यादा हो सकती है, जैसा इंडिया में है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट है। बेल्जियम में भी 3 लेवल की गवर्नमेंट है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उससे पहले जो है इधर ये देख लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट हो या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। यूनिटरी गवर्नमेंट जब सिर्फ और सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट हो, सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट होगी, वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। क्या वहां स्टेट्स नहीं होते? बिल्कुल स्टेट्स होते हैं वहां, लेकिन स्टेट्स के पास पावर नहीं होती है। पावर सिर्फ और सिर्फ वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। और स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि सबऑर्डिनेट रहना पड़ता है, उनके अंडर में, यानी स्टेट्स को सेंटर के अंडर में रहना पड़ता है। वहां कोई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नहीं होती है। यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में कहें तो सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट है, और स्टेट्स को सेंट्रल के अंडर में रहना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर के लिए जो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म की क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या की फीचर्स है फेडरलिज्म के? यहां 2 और मोर देन 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, जो कि हमने पहले इधर पढ़ ही लिया। 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। अब देखो यहां डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट के, और वो रूल तो सेम सिटीजन पर ही करेंगे। हम जैसे फिलहाल राजस्थान में रह रहे हैं, उसके बाद हम इंडिया में भी तो रह रहे हैं। तो क्या हम स्टेट की अलग से सिटीजनशिप और सेंटर की अलग से सिटीजनशिप लेते हैं? नहीं, नहीं। हमारी जो सिटीजनशिप है वो तो सेंट्रल की सिटीजनशिप है, सेंट्रल की सिटीजनशिप है। लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि जो लेवल अलग अलग है गवर्नमेंट के, लेकिन वो सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है राजस्थान पे, और राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है राजस्थान पे। तो यानी कि डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं। अब हम जिस वार्ड में रह रहे हैं, हमारा वार्ड मेंबर, उसका भी रूल है हमारे ऊपर। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो सेम जो है
सिटीजन पर रूल करती है। यही बात यहां बताई गई है, डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है सेम सिटीजन्स पर। ईच लेवल हैव इट्स जुरिस्डिक्शन। अब चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, सभी लेवल की गवर्नमेंट का खुद का जो है जुरिस्डिक्शन होता है। कहने का मतलब कि इन लेवल्स जो हैं, इन लेवल्स के पास यानी गवर्नमेंट की जो लेवल्स है, सबको अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में बदलाव करने का, टैक्स लगाने का, चेंजेस करने का, या जो कहें अधिकार होता है ये। तो यानी हर लेवल की गवर्नमेंट है, उनको अपने अपने एरियाज में, अपने अपने मैटर्स में डिसीजन लेने का अधिकार होता है, उसे जुरिस्डिक्शन कहा गया है। तो ईच लेवल की गवर्नमेंट है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है। जैसे यहां आपको बता रखा है कि चाहे वो कोई कोर्ट हो या कोई गवर्नमेंट हो, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, वो अपने मैटर्स में डिसीजन लेने के उनके पास क्या है, पावर है, उसे ही जुरिस्डिक्शन बोला गया है। तो ईच लेवल की गवर्नमेंट, उनके पास खुद की जुरिस्डिक्शन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अगर चाहे, अगर अपनी अपनी मर्जी से ये चाहे, तो क्या फंडामेंटल राइट्स में ये बदलाव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि मुझे फंडामेंटल राइट चेंज करना है या पावर शेयरिंग में बदलाव करना है, नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो भी नहीं कर सकती है। बताया ये जाता है कि सेंट्रल और हाफ ऑफ द स्टेट्स, कम से कम जो 50% स्टेट्स हैं और चाहे यूनियन टेरिटरीज है जहां विधानसभा है, तो वो 50% विधानसभा हो, यूनियन टेरिटरीज की 50% विधानसभा हो, यानी 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स हो, वो मान जाए। 2 यूनियन टेरिटरीज है जहां विधानसभा है, तो 2 में से 1 मान जाए यूनियन टेरिटरी। तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हम इसमें फंडामेंटल राइट में कहें चेंजेस किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अकेले फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते, ये बात यहां पर बताई गई है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा है, विधानसभा है, वहां से 2/3 मेंबर्स बिल पास करें। 14 स्टेट्स में से 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स हैं, वो अपनी विधानसभा से 2/3 मेंबर्स जो है वो बिल पास करें, तो इतनी सहमति मिल जाएगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 14 स्टेट से सहमति मिल जाती है, तब जाके फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है। पावर शेयरिंग के प्रोसेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। ये प्रोसेस इतना टिपिकल बना दिया है ताकि हमारे अधिकार हमसे ना छीने जाएं। इसीलिए ये प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाया। अब फेडरलिज्म का ये भी की फीचर है कि यहां पर जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनका कोई अधिकार नहीं होगा। अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशरी जो है निर्णय ले सकती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। फेडरलिज्म के 2 गोल्स बताए गए हैं। पहला कि अपने एरिया में, अपने कंट्री में वो यूनिटी मेंटेन करके रखें, सबको यूनाइट करके रखें। दूसरा जो है अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स को। जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको अलग जो है स्पेशल पावर्स दे दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि थोड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे। जो माइनॉरिटीज हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाए और अपने देश की यूनिटी मेंटेन करके रखे। ये 2 डुअल गोल्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से ये जुरिस्डिक्शन हो ही गया। अगला जो टॉपिक है 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन। अब जो ये फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरेशन है, इसके 2 रूट्स बताए गए हैं, 2 प्रकार जो है इसके बताए गए हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, यहां पर जो स्टेट्स होती है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो
आकर ज्वाइन होती हैं, मिलती है, मिलकर एक कंट्री का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएसए, 51 स्टेट्स जो भी यूएसए में हैं, वो सभी के सभी स्टेट्स मिलकर उन्होंने एक यूनिट बनाई है, एक बड़ी यूनिट बनाई है, जिसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला गया है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं ये आकर एक कंट्री का निर्माण करती है। जैसे यूएसए स्टेट्स, यहां से बहुत सारी स्टेट्स आपस में मिलकर एक कंट्री का निर्माण किया है। यहां जो स्टेट्स और सेंटर है वहां लगभग इक्वल पावर होती है। कभी कभी स्टेट्स गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर हो जाती है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया बताया है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, यहां क्या था, स्टेट्स ने मिलकर एक यूनिट का फॉर्म किया है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो कंट्री है वो कंट्री अपने स्टेट्स को डिवाइड करती है, पावर्स को डिवाइड करती है। जैसे नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं, अच्छी पॉपुलेशन है, अच्छा यहाँ पर जो है पब्लिक है, जनता है, बढ़िया इनकम कमाई जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ अच्छा खासा टैक्स ले रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनको अलग छूट दे दी जाती है। तो कंट्री डिसाइड करेगी कि मुझे किस स्टेट को ज्यादा पावर देनी है, किस स्टेट्स को कम पावर देनी है। इसमें होता यह है कि जो कंट्री है वो पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट के अमंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाए, और स्टेट गवर्नमेंट में भी किस स्टेट को ज्यादा पावर और किस स्टेट को कम पावर। जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आगे पढ़ेंगे हम। ये यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिसमें पावर दी गई है कानून बनाने का, वैसे स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सेंट्रल जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। इंडिया का एग्जांपल इसमें देखते हैं। और स्पेशल पावर्स कुछ स्टेट्स को दे दी जाती है, जैसा कि आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती है। एग्जांपल इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, पहले फेडरलिज्म का मीनिंग पढ़ा, जहां 2 और मोर देन 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया में ऐसा है भी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए में सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, वो भी एक फेडरल कंट्री है। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। फेडरलिज्म के की फीचर देखे, जहां 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। सभी जो लेवल की गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स पर रूल करती है। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, अब अपने अपने मैटर्स में उन्हें अधिकार है। जुरिस्डिक्शन कहने का मतलब है अधिकार, राइट। अपने अपने मैटर में डिसीजन लेने का अधिकार है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, हम ये बात करें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले मिलकर यूनिलैटरली, कहने का मतलब अकेले ये किसी फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं कर सकते, दोनों को मिलना पड़ेगा। सेंट्रल लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेंबर्स और स्टेट की 50% विधानसभाओं से 2/3 मेंबर्स बिल पास करेंगे, तब जाके फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जाएगा। ऐसा हमारा फेडरलिज्म है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जिस पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव नहीं होता है, अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे किसी के बिना प्रेशर के। फेडरलिज्म के 2 गोल्स है कि अपने कंट्री को ये यूनाइट करके रखें, मेंटेन करके रखें अपने कंट्री की यूनिटी, अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करे, अपने हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करे। जुरिस्डिक्शन का मीनिंग हमने यहां देख ही लिया। 2 रूट्स फेडरेशन में क्या देखा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो मिलकर एक कंट्री का जो है निर्माण करते हैं। जैसे यूएसए, यहां स्टेट और सेंट्रल के पास लगभग इक्वल पावर होती है, कभी कभी स्टेट्स के पास ज्यादा पावर हो जाती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कंट्री डिसाइड करती है कि सेंट्रल को कितनी पावर देनी है और स्टेट को कितनी पावर देनी है, और स्टेट्स में भी किस स्टेट्स को कितनी पावर देनी है, ये कंट्री डिसाइड करती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दे देती है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है।
तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया का देखेंगे। यहां पर तो फेडरलिज्म के फीचर्स देखे हमने ओवरऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इंडिया का फेडरलिज्म देखेंगे कि इंडिया का कैसा फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट कर लिया था। अब पार्ट 2 ये बताया गया है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, यानी जो या हम कहें कि इंडिया का फेडरल सिस्टम है ये इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बनाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कल हमने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ लिया था। तो देखते हैं आगे। इंडिया का फेडरल सिस्टम बना कैसे है। यहां 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है। तो यानी 3 लेवल्स की गवर्नमेंट हो गई। लेकिन हमने की फीचर्स में क्या पढ़ा था? की फीचर्स में हमने देखा था कि वहां 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो 3 लेवल की गवर्नमेंट है। तो हमारा भी तो एक फेडरल सिस्टम है, क्योंकि 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा लेवल की है। बिल्कुल एक फेडरल सिस्टम बना। 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। अगला ईच लेवल जो है, हर लेवल है, सबके पास अपनी पावर है, अपनी जुरिस्डिक्शन है। ये भी हमने पॉइंट कल देखा था की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास भी पावर है टैक्स जो है वो इम्पोज करने की, अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में टैक्स लगाने की, कुछ मैटर्स रिजॉल्व करने की, यानी पब्लिक इशू को जो है डिस्कस करने की। तो हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके पास अपनी पावर है और अपना जुरिस्डिक्शन है, अधिकार है, राइट है अपने अपने मैटर में, अपने मैटर्स में इनके पास अधिकार है। और इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसे वर्क करता है? इंडिया में 2 हाउसेज है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी हाउसेज? लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउसेज है हमारे पार्लियामेंट में, 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसे जो है हमारा फेडरल सिस्टम काम कर रहा है। आर्टिकल 371 है जो स्पेशल स्टेटस देता है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इन स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स जो है वो लेती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा कमाया तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं इनके पास, ये पुअर स्टेट्स हैं, इसलिए इनसे कुछ कम परसेंटेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी इनसे, और बिजली पानी जो है यहाँ पर और सस्ती दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो है कुछ प्रावधान इनको दिए जाते हैं, स्टेटस दिए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को किस आर्टिकल के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है? आर्टिकल 371। MCQ का क्वेश्चन बनेगा ये। इसके बाद जो यहाँ इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में जो मेनली कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन पुडुचेरी और दिल्ली ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट, खुद की वहां पर जो है गवर्नमेंट है, विधानसभा है, हम कहें तो वहां विधानसभा है यूनियन टेरिटरीज में। लेकिन मेनली जो यूनियन टेरिटरीज में होता क्या है, वहां यूनियन गवर्नमेंट का शासन होता है। उस टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट या हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। और इन यूनियन टेरिटरीज के पास बहुत कम पावर होती है। जितनी पावर स्टेट्स के पास है, सीएम के पास पावर है, उतनी पावर इनके पास नहीं होती है, क्योंकि इनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसे काम कर रहा है? यहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यह भी हमने की फीचर में देखा था कल। इसके बाद यह भी हमने कल देखा था कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो फंडामेंटल राइट्स में, पावर शेयरिंग में अकेले बदलाव नहीं कर सकती। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लोकसभा और राज्यसभा है, वहां से 2/3 मेंबर्स
को पहले अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनके हाफ जो स्टेट्स हैं 28 से, यानी कि लगभग 14 स्टेट्स हैं, वो अप्रूव करें, वो भी अप्रूव करें, तब जाकर जो है फंडामेंटल राइट्स, पावर शेयरिंग जैसे जो है इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसको इतना टिपिकल बना दिया है ताकि जल्दी से परिवर्तन ना किया जाए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज है उनको बैन किया जा सकता है, इसलिए जो है इस प्रोसेस को टफ बना दिया गया है। तो हम सीधी बात कहें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स, पावर शेयरिंग को अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस करेगी तो कम से कम आधे स्टेट से उनको जो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो टिपिकल प्रोसेस है ये। जो ईच लेवल की गवर्नमेंट है वो अपने अपने क्षेत्र में टैक्सेस वगैरह लगाई रही है, इंप्लीमेंट करती ही है, ये भी इनको अधिकार है। जैसे नगर पालिका हम बात करें, हमारा खुद का घर है, पट्टा बनवाया हुआ है, तब भी जो कुछ एरिया के अकॉर्डिंग, जिसका जितना बड़ा एरिया उतना जो है नगर पालिका ईयरली जो कुछ चार्जेस लेती है। तो नगर पालिका जो म्युनिसिपैलिटी का पार्ट है ये भी टैक्स इंप्लीमेंट करती है, इसको भी अपने क्षेत्र में जो है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। और हमारा फेडरल सिस्टम कैसे रन करता है, यहां 3 लिस्ट्स है, 3 लिस्ट जो है वो बनाई गई। अब जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने 3 लिस्ट तैयार की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसी को ही अब हम आगे यहां पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट में क्या है, यहां पर किसका कंट्रोल होगा, यूनियन कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो है इन मैटर्स को, इन अफेयर्स को देखेगी। जैसे डिफेंस जो मामला है उसकी जिम्मेवारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यूनियन लिस्ट का पार्ट है ये। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर है उस पर डिस्कस करना, लॉ बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। फॉरेन अफेयर्स, अब ये थोड़ी है कि राजस्थान का सीएम है वो जाकर पाकिस्तान के साथ अपने जो है रिलेशंस टाई करेगा, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि हमें किस कंट्री के साथ जो है अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, किसके साथ हमें ट्रेड करना है, किसके साथ जो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो मैटर्स है, फॉरेन अफेयर्स हम बात करें। बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे हाल ही में अब जो है पॉलीमर के नोट्स आने वाले हैं, प्लास्टिक नोट्स आने वाले हैं, तो किसने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना कहेगी कि नहीं हम तो प्लास्टिक नोट यूज नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग से रिलेटेड जो ये व्यवस्था है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, यूनियन लिस्ट में है। तो ये कोई 2-3 एग्जांपल यहां दे रखे हैं, बाकी बुक्स में आप देख लेना। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट तैयार की गई। जैसे एग्जांपल के लिए पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, अलग अलग स्टेट की पुलिस है। तो पुलिस के मैटर से रिलेटेड कौन जो काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और कौन सी लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी स्टेट में बीज सस्ते हैं, किसी स्टेट में बिजली पानी फ्री है किसानों को, और किसी स्टेट में टैक्स लग रहा है किसानों को जो है इस पर, बिजली और पानी पर। बीज महंगे हैं, यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो है ये महंगे हैं, किसी स्टेट में सस्ते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ये कि कैसे कैसे इस मैटर्स को संभालेगी। तो स्टेट लिस्ट हो गया। 3rd नंबर की लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। पहले देखो, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट देखेगी। यहां कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखेगी इस मैटर्स को। जैसे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था ये 2009 में, जो है 2010-11 तक जाके हर स्टेट्स में इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म करती रहती है, सुधार करती रहती है। जैसे राजस्थान में बात करें 9 to 12 गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स आरटी में पढ़कर आई थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, सिर्फ राजस्थान की जो ये स्कीम है जिसमें गर्ल्स को जो है फ्री में एजुकेशन दी गई। तो एजुकेशन मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बनाएंगे। कभी कभी ऐसा हो स्टेट गवर्नमेंट इधर से अपने कानून बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो जाए तो किसकी चलेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। क्योंकि हमने अपने फेडरल सिस्टम में देखा था कि हमारे यहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। यूएसए में हमने देखा था वहां स्टेट पावरफुल थे।
तो हमारे यहां सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी दोनों में पार्ट, दोनों का जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंडर में आता है फॉरेस्ट मामला। जैसे नेशनल पार्क किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यानी फॉरेस्ट जो है सेंट्रल का मामला भी है, स्टेट का मामला भी है, तो इसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये 3 लिस्ट तैयार कर दी थी जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। लेकिन आगे चलकर इन मेंबर्स को पता था कि आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा, दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। फिर चलकर इन मेंबर्स ने कहा कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनाकर छोड़ रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट बना देते हैं रेज्यूडरी सब्जेक्ट। रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स कहने का मतलब कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मामले हो, मीडिया से रिलेटेड जितने भी मामले हो, उन सब पर नियम कानून बनाने का अधिकार, कंट्रोल करने का अधिकार किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर अधिकार होगा। इसमें कुछ जो सब्जेक्ट्स है ना उस समय नहीं ऐड किए गए थे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, यानी जो हम बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जब तक, तब तक हमारे यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी टेक्नोलॉजीज ये सारी नहीं थी, सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था। लेकिन मेंबर्स को पता था कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा। इस कारण से इन मेंबर्स ने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, रेज्यूडरी सब्जेक्ट, जिसमें कहा कि आने वाले समय में जितने भी बदलाव हों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नियम कानून बनाए। आगे चलकर कंप्यूटर जैसी जो चीजें हैं, इसमें कोई भी बदलाव करना हो, नियम बनाना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट। सोशल मीडिया सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना, सोशल मीडिया जो एप्स वगैरह होती है, ये चीजें बैन कर रही है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है बैन। चाइनीज ऐप थे और ड्रीम 11 जैसे ऐप थे, किसने किया बैन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि रेज्यूडरी सब्जेक्ट में किसको पावर दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैंने छोड़ रखा है, वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, वो हम कल करेंगे। उसके बाद कुछ छोटे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? गठबंधन की सरकार। जब कोई किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब वो किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के साथ अलायंस करती है, मतलब मिल जाती है, मिलाती है, मतलब एक प्रकार से कहें भीख मांगती है सरकार बनाने के लिए, तो उसे कहेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हमारी लोकसभा में कितनी सीट्स है टोटल? 543। सर देखने एक मिनट, ये आ रहा है क्या? 543। ओके स्टूडेंट्स, 543 सीट्स है कहाँ? हमारी लोकसभा में। जब हम बात करें कि 543 में से कितनी सीट्स जो है किसी पार्टी को चाहिए जीतने के लिए, 272 सीट्स। अगर किसी पार्टी को 272 सीट्स मिल जाती है तो वो अपनी सरकार बना लेगी। वो कैसी सरकार बनेगी? मेजॉरिटी। लेकिन इस बार बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी? 240। चाहिए कितनी थी? 270। मिली कितनी? 240। कितने कम रह गए? 32 सीट्स कम रह गए, तो सरकार तो बनेगी नहीं। फिर बीजेपी ने क्या किया? तमिलनाडु, बिहार और एक आधे और स्टेट्स के साथ जाकर भीख मांगी, अलायंस किया, बुलाया उनको, आओ हमारे गठबंधन वाले। अब बीजेपी का जो गठबंधन है वो उसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। गठबंधन किया बिहार, तमिलनाडु के जो स्टेट्स के जो क्या बोलते हैं, पार्टीज, स्टेट पार्टीज है, स्टेट पार्टीज को, जैसे बिहार की जेडीयू, तमिलनाडु की टीडीपी पार्टी थी, तमिल देशम पार्टी, बुलाया उनको, कहा मिलो हमारे साथ, मिलकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। अब बीजेपी सरकार नहीं है वर्तमान में, एनडीए सरकार है, क्योंकि कोएलिशन, जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है उसको एनडीए बोलेंगे जब बीजेपी यहां पर मेन रोल हो, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीट्स है और बीजेपी ने बाकी जो पार्टीज है उनको बुलाया, बुलाने के बाद 290 या जो है 292 ऐसी कुछ सीट्स हो गई थी, तो चाहिए थी 272, अब हो गई 290। बीजेपी के पास खुद के पास 240 सीट्स थी, भीख मांगने के बाद 290 हो गई, लेकिन एक पार्टी की सरकार नहीं है,
2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है, बस 2 या 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना दे उसको बोल देंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। वापस से ये देखना, हमारी लोकसभा में 543 सीट्स है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट चलाने के लिए 272 सीट्स चाहिए। जैसे 2019 में बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी? 303 सीट्स मिली थी। 2019 में 303 सीट्स मिली थी, चाहिए कितनी थी? 272 मिल गई कितनी? 303, बन गई मेजॉरिटी गवर्नमेंट, भीख नहीं मांगनी पड़ी। लेकिन 2024 में क्या हुआ? मिली 240 सीट, भीख मांगा, भीख मांगने के बाद 290 हो गई, 290 हो गई। तो भीख मांगकर जो सरकार बनती है उसको ही कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि सही शब्दों में कहें अलायंस करना, गठबंधन सरकार। तो कोएलिशन गवर्नमेंट कहने का मतलब जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तब वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के साथ अलायंस करेगी, तब जाके जो सरकार बनेगी उस सरकार को कहेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इधर देखना, सेंटर से जब पावर बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, यानी कि एरो जो बाहर की तरफ जा रही है, सेंटर के पास पावर है, इस पावर को बाहर भेजा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को तो डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब कि सारी चीजें सेंटर में आए तो सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब सेंटर से बाहर की तरफ जाए, कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, और 1992 में फिर क्या हुआ? 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीनकर लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। अब जैसे राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे वार्ड है, तो उन वार्ड्स को भी तो पावर दी गई है, वार्ड मेंबर्स को, सरपंच है उनको भी तो पावर दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर छीनकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर छीनकर लोकल बॉडीज को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, उसी को ही बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। यह प्रोसेस हुआ कब? 1992 में, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नंबर 73 और 74। इसके तहत गांवों में, 73 के तहत गांवों में और 74 के तहत शहरों में जो है यह व्यवस्था अपनी बन गई। कैसी व्यवस्था? लोकल गवर्नमेंट वाली व्यवस्था। तो 1992 में जब लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी या लोकल बॉडीज एस्टैब्लिश की गई थी, इसी को ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोला गया है। और उसी समय महिलाओं को 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया गया। लोकल बॉडीज में, वार्ड मेंबर्स में महिलाओं को 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया गया। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, हमारे वार्ड में 35, हमारी सिटी है वहां 35 वार्ड है। 35 वार्ड में से 1/3 कितना हो जाएगा? 33%, लगभग 11 पॉइंट समथिंग, 12 वार्ड्स। तो 35 में से 12 वार्ड्स में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, यानी 35 में से 12 वार्ड्स में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करेगी। वो इस ऐसा जो प्रोसेस है कब किया गया? 1992 में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें अब हम देखते, इरेज करके देखते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी सीट्स का रिजर्वेशन? 1/3 सीट्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कब? 1992 में। कोएलिशन गवर्नमेंट कहने का मतलब मेजोरिटी पार्टी को, जब किसी मेजोरिटी पार्टी की सरकार ना बने तब वो किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टी के साथ जाकर जो है वो अलायंस करेगी, तब जो सरकार बनेगी वो गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। ऐसे ही हमने कुछ लिस्ट देखे, ये जो है हमने इधर कुछ की फीचर्स देखे हमारे फेडरलिज्म के, या जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो कैसे बनता है। तो पार्ट 2 में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ कवर कर लिया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। यदि आपको हमारा प्रयास जो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बताया गया है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस करता है। इंडिया जो है फेडरल कंट्री बना कैसे, क्या कुछ जो है प्रोसेस हुआ इसमें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए,
कल जो है हमने इंडिया का फेडरल सिस्टम पढ़ा था, क्या कुछ उसके फीचर्स थे। आज हम इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है इसको प्रैक्टिस कैसे किया गया है, या इंडिया का जो फेडरलिज्म है कैसे प्रैक्टिस किया गया है, वो पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो बुक का है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारा जो फेडरल सिस्टम प्रैक्टिस किया गया वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाकर, यानी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाए गए हैं। जैसे अब जैसे ही भारत आजाद हुआ था, कब? 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया था, जिसके तहत इन राजाओं ने अपने साम्राज्य को छोड़कर अपने एम्पायर, किंग रूल सब खत्म कर दिया गया। उन्होंने ट्रीटी साइन की और फिर इंडिया का पार्ट बन गए वो, यानी इंडिया का जो इंटीग्रेशन हो रहा था, इंडिया को जो यूनाइट किया जा रहा था, कर भी दिया गया इंडिया को यूनाइट। जो प्रिंसली स्टेट्स थे 562 सही से मान गए थे, 3 की जो समस्या थी वो अलग टॉपिक है। तो उसके बाद जैसे ही भारत जो है इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद इंडियन स्टेट्स जो है फॉर्म करने थे, इंडियन स्टेट्स का निर्माण करना था। इंडियन स्टेट्स बनाने की जो बात चल रही थी, कैसे जो है इंडिया के स्टेट्स को जो है फॉर्म किया जाए। उसी बीच 1952 की घटना है, मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक साथ थे। आंध्र, उस समय का आंध्रा एरिया था वो। तो आंध्र वाले कहने लगे कि हमें इन तमिलों के साथ नहीं रहना है। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज और आंध्र वाले एरिया में तेलुगु लैंग्वेज बोली जा रही थी, जिस कारण से कांग्रेस के एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु जो व्यक्ति थे, 1952 में वो 56 डेज की हड़ताल पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक करते हैं कौन? पोटी श्री रामुलु। और इनकी 56 डेज के बाद डेथ हो जाती है। अब जो आंध्र वाला एरिया था, वहां दंगे फसाद जो है, जो प्रोटेस्ट की कंडीशन बनी हुई है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन पर प्रेशर था। सरकार ने, गवर्नमेंट ने जल्द ही आंध्र प्रदेश की जो डिमांड थी, आंध्र में तेलुगु लैंग्वेज वालों की जो डिमांड थी, उसके बेस पर आंध्र को फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पर, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट फर्स्ट बना दिया गया 1952 में। तो आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पर बनने वाला स्टेट बन गया था। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात है, वो भी एक साथ थे। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ऐसे बहुत सारे एरिया थे। बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा एरिया था। 3-4 स्टेट्स एक साथ रह रहे थे, लैंग्वेज के बेस पर अलग होना चाहते हैं वो भी। सभी अपने डिमांड करने लगे कि आपने आंध्र प्रदेश को तो बना दिया, हमें भी बनाओ। सरकार टेंशन में आ गई। इसके बाद 1953 का समय आता है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेवारी दी किसको? व्यक्ति का नाम है फजल अली। फजल अली को जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवारी देते हैं। ये थे कौन? ये रिटायर्ड जज थे रिटायर्ड। इनको जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवारी देते हैं कि आपको एक कमेटी तैयार करनी है, एक कमीशन तैयार करना है। उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट को हमें वापस से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेट्स का निर्माण करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। इसकी जिम्मेवारी फजल अली को दी गई, या इसे हम अली कमीशन भी बोल देते हैं, लेकिन बुक में अपने क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली ने काम कब करना शुरू किया? 1953 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1956 में। 1956 में इन्होंने सरकार के सामने लाकर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बेस पर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था 1956 में। किसके कहने पर? फजल अली और इनके साथ जो मेंबर्स थे,
उनके कहने पर। तो ऐसे कर कर जो हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बने, आगे चलकर इन स्टेट्स का और डिवीजन होता गया, और डिवीजन होता गया। जैसे 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ चारों एक साथ थे, अलग हुए। चंडीगढ़ का वो डिस्प्यूट था, इसीलिए इसको पंजाब हरियाणा की कॉमन कैपिटल बना दिया गया। आगे चलकर और जो है इन स्टेट्स में डिवीजन हुआ, जो आज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हुए पड़े हैं। तो ऐसे जो हमारा फेडरलिज्म बना है, हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया है। सेकंड जो है लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे इंडिया की जो है लैंग्वेज पॉलिसी कैसे काम कर रही है, यानी इंडिया के फेडरल सिस्टम में लैंग्वेज पॉलिसी कैसे काम कर रही है। हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फिर क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन सी? हिंदी। शुरू में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ऑफिस के वर्क होंगे जो हिंदी में किए जाएंगे। समय आया 1965 का। 1965 में तमिलनाडु फिर विरोध कर रहा है। तमिलनाडु कहता हिंदी तो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, साउथ इंडिया में तो हम अंग्रेजी और अपनी जो है लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी को सपोर्ट नहीं करते, हमें भी चाहिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तमिलनाडु में ये डिमांड तेजी से जो है वो उठ रही है। वही दंगे फसाद प्रोटेस्ट व्यवस्था शुरू होती है 1965 में। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो आज प्रेजेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, हमारे इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। 40% जो हिंदी है वो इंडिया में बोली जाती है। 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखी गई है। कितने शेड्यूल है टोटल? टोटल 12 शेड्यूल है, जिसमें से 8th नंबर का जो शेड्यूल है उसमें 12 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती। तो ऐसे जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल में रखा गया है, यानी उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई गई है। ऐसे जो हमारा फेडरल सिस्टम काम कर रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, लैंग्वेज कैसे जो है काम कर रही है, लैंग्वेज का महत्व बताया गया है। थर्ड जो है सेंटर स्टेट्स और रिलेशन, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन है वो कैसे बनने शुरू हुए, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। ऐसे जो इससे जो है फेडरल सिस्टम कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, इस टॉपिक की अब हमें जरूरत नहीं है। अब ये देखते हैं सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस कैसे बने। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी इंडिया में, कांग्रेस पार्टी। आगे चलकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है। समय आता है 1990 का, मेजोरिटी किसी की सरकार बन ही नहीं रही है। उस समय लोकसभा की 489 या जो भी इसके आसपास जो जितनी भी सीटें थी, तो मेजोरिटी किसी की सरकार बन ही नहीं पा रही है। मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती कैसे है? जितनी भी टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स का 50% हो, प्लस में एक सीट ऊपर होनी चाहिए। 50% हो प्लस एक सीट। जैसे 100 टोटल वोट्स हैं, टोटल सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 50% सीट्स प्लस 1, तो यानी कि 51 सीट्स हो जाएगी। तो वैसे ही हम आज 543 सीट्स है, इसका 50% 1 करेंगे तो 272 ऐसे आ जाएगी। तो आज के समय किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो 272 सीट्स होनी चाहिए। उस समय जितनी भी लोकसभा की सीट रही होगी, उसके अकॉर्डिंग 50% प्लस 1 सीट्स आए तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन किसी भी पार्टी को मेजोरिटी, कोई भी पार्टी जो थी वो अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो डोमिनेट करने वाली एक पार्टी थी कांग्रेस, अब उसका दबदबा खत्म है। छोटी छोटी जो नेशनल पार्टीज है वो अभी उतनी फेमस थी नहीं, सरकार किसी की बन ही नहीं रही है। तब जाकर नेशनल पार्टीज ने रीजनल पार्टीज के साथ समर्थन मांगना शुरू किया, भीख मांगनी शुरू की, अलायंस करना शुरू किया, गठबंधन बनाना शुरू किया।
तो 1990 से रीजनल पार्टीज यानी स्टेट की पार्टीज क्या करती, सेंट्रल वाली पार्टीज को आकर सपोर्ट करने लगी कि आप सेंट्रल की जो पार्टी है आपकी सरकार नहीं बन रही है, हम आते हैं, हम मिलकर सरकार बनाते हैं। तो दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बना रही थी, उसे ही बोला गया कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट का जो चलन था वो 1990 के बाद में जो है वो तेजी से बढ़ने लगा, तेजी से जो है बढ़ने लगा। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस मजबूत हुए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो मेजॉरिटी सीट्स है ही नहीं, स्टेट पार्टी से उसने अलायंस किया, गठबंधन किया, स्टेट की किसी पार्टीज ने आकर इसको सपोर्ट किया, जो भी इनके पार्टीज है वो सपोर्ट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के लिए जो है लिबरल हो जाएगी, उनकी बात मानेगी, उदार हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इनको समर्थन किया है। तो ऐसे जो है सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशंस वो मजबूत होते गए 1990 के बाद से। तो ऐसे जो है कोएलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई थी और रीजनल पार्टीज का अमर्जेंस हुआ। रीजनल पार्टीज कहने का मतलब स्टेट पार्टीज सेंट्रल पार्टीज के साथ मिलकर काम करने लगी। तो ऐसे जो है हमारा फेडरल सिस्टम प्रैक्टिस करता है। तो अब जो है पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, रूरल और अर्बन दोनों तरफ की। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चैप्टर है सेकेंड, फेडरलिज्म, सिविक्स का चैप्टर 2। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो ये थर्ड लेवल है ये कब 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। LSG कहने का मीनिंग है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो है हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल की है, गांवों के स्तर पर है, इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट लेवल पर है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत या तो एक गांव हो या गांवों का ग्रुप हो। एक गांव हो, एक गांव को भी ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 5 बहुत और भी हो सकते हैं। इन छोटे छोटे गांवों का जो ग्रुप है इसको भी ग्राम पंचायत बोल सकते हैं। चाहे एक गांव हो चाहे गांवों का ग्रुप हो, ये ग्राम पंचायत है। अब इधर 2 3 4 5 7 इतने गांव, ये भी अपने आप में क्या है? ग्राम पंचायत है। किस लेवल पर होती है? विलेज लेवल पर होती है ये। और इस गांव की जो सभा होती है इसको ग्राम सभा कहते हैं। इस गांव, ये जो गांव है, इन गांव की जो सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है, उनको ग्राम सभा कहते हैं। अब इस ग्राम सभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? पंच और सरपंच। पंच और सरपंच इनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन होता है। सरपंच जो होता है अपने गांव का प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, जीपी कहने का मीनिंग ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट कौन है? सरपंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो अडल्ट सिटीजन्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, अडल्ट्स, वो इलेक्ट करते हैं पंच और सरपंच को, वोट करते हैं। इनके वोट होते हैं, वोट के बाद ये चुने जाते हैं। अब देखो, एक गांव अपने आप में पंचायत, ग्राम पंचायत थी। बहुत सारे गांवों का ग्रुप भी अपने आप में ग्राम पंचायत है। अब जो ये ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। अब एक पंचायत समिति ये रही। अब ये ग्रुप का था, ये एक ग्राम पंचायत, ये एक ग्राम पंचायत। तो इन दोनों ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बन गई? दूसरी पंचायत समिति। यानी कि ये जो पंचायत समितियां होती है इसको हम मंडल समिति भी बोलते हैं। किस लेवल पर होती है? ब्लॉक लेवल पर होती है, या हम कहें तहसील लेवल पर होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए जहां मैं रह रहा हूं ये है संगरिया तहसील।
या संगरिया ब्लॉक। अब संगरिया ब्लॉक के आसपास के जो ये ग्राम पंचायतें हैं, एक ग्राम पंचायत, दो ग्राम पंचायत, 3, 4, 5, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों का ग्रुप क्या कहलाया? पंचायत समिति कहलाया। पंचायत समिति कहलाया। पंचायत समिति। अब पंचायत समिति कहां होती है? तहसील या ब्लॉक लेवल पर होती है ये। इसके बाद अब एक ग्राम पंचायत से मिलकर ये जो बनी पंचायत समिति बनी, ये दूसरी पंचायत समिति बनी, ऐसे ही तीसरी पंचायत समिति बन जाएगी। कैसे बनेगी? पहले गांव का ग्रुप बनेगा, गांव का ग्रुप ग्राम पंचायत बनाएगा, ग्राम पंचायत का ग्रुप क्या बनेगा? पंचायत समिति बनेगा। तो हमारे क्षेत्र में जो है कितनी है? वो 8 पंचायत समितियां हैं। 8 पंचायत समितियां हैं, ठीक है। या जो पुराना था वो 7 पंचायत समितियां हैं। तो 7 या 8 पंचायत समिति है हमारे क्षेत्र में। अब जो ये सारी पंचायत समितियां होती हैं, पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनता है? जिला परिषद। गांवों को, ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति, पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनती है। और जिला नाम ही आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ये। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? एमएलए और एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये इनके मेंबर होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जो सेंट्रल लेवल के हैं, लोकसभा या राज्यसभा के हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और इसका पॉलिटिकल हेड कौन होगा? यही या जो है चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कौन है? एमपी। अगर क्षेत्र में एमएलए है तो एमएलए इसका चेयरपर्सन, एमपी है तो एमपी इसका चेयरपर्सन हो जाएगा। और कौन इसके मेंबर्स होते हैं? आईएएस वगैरह जो है ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। लेकिन मेन जो चलती किसकी है? ये एमपी और जो है इनकी चलती है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर रूरल जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये। अब यहाँ क्या बताया गया है, वापस देखते हैं। ग्राम पंचायत कैसे बना? गांवों के ग्रुप को मिलाकर ग्राम पंचायत बना, और ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनी, पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बन गया। तो ये अर्बन जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इस तरफ देखते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इंक्लूड कर दिया गया था तब 1992 में ही। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है नगर पंचायत। नगर पंचायत किसको बोलेंगे? या हम जो है इसको नगर पालिका भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, लेकिन अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हम नगर पंचायत बोलते हैं। 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वो उससे नगर पंचायत बोलेंगे। इसका जो हेड होता है वो चेयरपर्सन। अब हम जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो क्या है? नगर पंचायत है। वो नगर पंचायत है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो जाए, तो 1 से 5 लाख तक पॉपुलेशन हो जाए तो उसे बोलेंगे म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल। अब 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन हो जाए तो उसे बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। नगर पंचायत का चेयरमैन, इसको भी चेयरमैन बोल देते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसकी पॉपुलेशन 5 से 10 लाख के बीच में हो तो उसका जो हेड होगा वो मेयर होगा। उसका जो हेड होगा वो मेयर होगा। अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो उसे बोलेंगे हम मेगा सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में मेगा सिटी है। अगर उससे भी ज्यादा 50 लाख तक की पॉपुलेशन टच कर जाए तो उसे बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में मेगा सिटी भी है, अपने आप में मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। ये बात यहां पर, तो ये 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारा, अचीवमेंट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स देखते हैं। अब देखो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। कितने सारे वार्ड हमारे क्षेत्र में, 35 वार्ड, गांवों में भी वार्ड। अब ऐसे करके इंडिया में कितने सारे गांव हैं। अब उन गांवों को मिलाकर अब देखें कि कितने सारे मेंबर्स जो हैं वो लीडर बने हुए हैं। तो हम बात करें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है इसमें बहुत बड़ा है। बहुत सारे मेंबर्स जो है वो चुने गए हैं शासन करने के लिए। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, खासकर महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। क्योंकि जब ये 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो महिलाओं के लिए कितनी सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया था? 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन हमने पहले पढ़ लिया है। ये तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, जिस कारण से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है।
हम जो है जनता व गवर्नमेंट के बहुत क्लोज हो गए हैं। कैसे? जैसे हमारे अगर क्षेत्र की, हमारे वार्ड की अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, सड़कों की मरम्मत करवानी है, तो किसको बोलेंगे? वार्ड मेंबर को बोलेंगे। सीएम पीएम तक थोड़ी ना जाएंगे हम, वार्ड मेंबर को बोलेंगे। तो जनता जो है वो जो है अपनी लीडर है उनसे बहुत क्लोज हो गई है, अपने मैटर्स को जल्दी रिजॉल्व करवा सकती है, लोकल मैटर्स को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जनता जो है गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है। तो ये कनेक्ट करके आपको पॉइंट बताते। इसके बाद चैलेंजेस क्या बताई हैं कि जैसे ग्राम सभा की जो मीटिंग बताई थी, साल में 2 या 3 बार मीटिंग होनी चाहिए, होती ही नहीं है, मीटिंग होती ही नहीं है, ये समस्या है। स्टेट जो है, स्टेट में किसी अदर पार्टी की सरकार है, लोकल लेवल पे अदर पार्टी की सरकार है। इस कारण से स्टेट पार्टी जो फंड है ना, लोकल गवर्नमेंट को देते ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को फंड देते ही नहीं है, चाहे ब्रिज बनाना हो, अंडरपास बनवाना हो, सड़कें बनवानी हो। तो ये जो समस्या है, और लोकल गवर्नमेंट को हाथ पे हाथ धर के जो है स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड होना पड़ जाता है, क्योंकि फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट को, अदर पार्टी हो तो फंड देती ही नहीं है। ये समस्या चलती है, होती भी है। और अनएजुकेटेड लोग है ना, ये जीत रहे हैं इलेक्शंस। लोकल लेवल पर अपनी बात करें, या हम सेंट्रल स्टेट लेवल की बात करें, यहां हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, तो अनएजुकेटेड पर्संस बहुत इलेक्शन जीत रहे हैं, जिससे देश का बट्टा बैठता जा रहा है। तो ये भी एक समस्या है। तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी कंप्लीट प्रिंटेड फॉर्म में, हमने जो है टाइप कर रखी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और अब जो है हमने ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो पॉइंट, अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 4, 4 पार्ट में हमने जो है अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।